नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का जो पार्ट है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उसी को पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये पार्ट जो है स्कूल व्याख्याता भूगोल के लिए जो एनसीईआरटी का पार्ट आता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एनसीईआरटी सीधी पढ़ते हो तो थोड़ी आपको हार्ड लगती है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए यहाँ पर है। साथ ही साथ स्कूली बच्चे जहाँ भूगोल के टीचर नहीं है, वो कक्षा 11 और 12 के बच्चे आराम से यूट्यूब पे, क्योंकि एक आधा घंटा आपको मोबाइल मिल ही जाता है, चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, तो उस मोबाइल में आप उपयोग कर सकते हैं अपनी इस क्लासों का। कक्षा 11 और 12 के भूगोल के जो अभ्यर्थी है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जिनके ये सिलेबस में है, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पुराने पेपर जो 10-15 साल के आरबीएससी जो चैन बोर्ड है उसके द्वारा और आरपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं, उनकी सीरीज जो चल रही थी, बीच में थोड़े 2-4 दिन स्टॉप किए, उसको वापस शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल व्याख्या सहित अपन देखेंगे। साथ ही साथ जो शैक्षिक परिदृश्य है फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए, उसकी क्लासें भी लेके आऊँगा। और मैंने बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशली बहुत कुछ मैटर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो जो नए हैं वो जो है इस चैनल से जुड़ जाना, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, और टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप डेली करंट अफेयर के 10 सवाल देखने को आपको मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और अच्छी टेस्ट सीरीज, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कल अपन पढ़ रहे थे विश्व की जलवायु वर्गीकरण और जलवायु परिवर्तन। इसका पहला एक पार्ट हुआ था, आज दूसरा पार्ट लेंगे। जलवायु परिवर्तन एक कैसी है, सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले देखो, दो वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? दो वर्ड आते हैं। एक आता है मौसम, एक क्या आता है? मौसम। और एक आता है जलवायु। इन दोनों को सरल भाषा में यदि आप समझोगे तो देखो, मौसम किसे कहते हैं? अल्पकालिक, अल्पकालिक वायुमंडलीय घटनाएं। वायुमंडलीय घटनाएं क्या कहलाती है? वो मौसम कहलाती है। ठीक है। जलवायु किसे कहते हैं? दीर्घकालिक, दीर्घकालिक जल वायुमंडलीय घटनाएं क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। मुख्य तौर पर हम जलवायु के बारे में बात करें तो हल्की सी जो है आपको परिवर्तन कब देखने को मिलता है? 30 से 31 वर्ष का जो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जलवायु में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं, वह थोड़े उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 जो है वर्षों से अनुभव की जा रही है। मतलब इनमें 30, 35, 31 वर्ष के बाद हल्का सा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 50 साल भी हो सकता है, हल्का उतार चढ़ाव जलवायु में देखने को मिलता है। लेकिन बहुत अधिक उतार चढ़ाव जो है वो आपको कम ही देखने को मिलता है। पिछले 10,000 वर्षों से यदि बात करें तो इस प्रकार की जलवायु का अनुभव अपन कर रहे हैं। अपने प्रादुर्भाव मतलब उद्भव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। जहां आज आपको मरुस्थल दिख रहा है, वहां पहले कभी समुद्र था, पहले वहां पर कभी हिम गिरती थी। मतलब एक जैसी स्थिति नहीं थी पृथ्वी की। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और हिम अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित है। अब देखो, इस पृथ्वी ने बहुत सारे हिमयुग देखे हैं, और इन हिमयुगों के बीच में अंतराल, मतलब हल्की सी गर्मी, जब वो है घास फूस की चीजें वहां पर उगाई हो, मतलब वो हिम जो अंतर हिमयुग है वो भी देखे हैं। और इस पृथ्वी ने हिमयुग भी देखे, आगे चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य देखिए। जलवायु परिवर्तन के जो साक्ष्य है वो आपको अलग अलग कारणों से स्पष्ट देखने को मिलते हैं। वो आकृतिक लक्षण देखो, ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के जो चिन्ह आपको सहज प्रदर्शित हो रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि जो है जलवायु के परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। हिमानी निर्मित झीलें देखो, झीलों में अवसाद का जो निक्षेपण है उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। आपको स्पष्ट इनसे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। वृक्षों के वलय, जो वृक्ष आप काट के देखते हो तो उसमें इस प्रकार के वलय आपको गोल गोल दिखाई देते हैं। तो वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। और ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। मतलब क्या है, आपको पूछ सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है जलवायु परिवर्तन के निम्न में से साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे आ सकते हैं वो आकृति लक्षण, हिमानी निर्मित झीलें, वृक्षों के वल्ले,
और ऐतिहासिक अभिलेख, ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन क्या है, एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। जैसे एक विकास क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बच्चा जो है गर्भ से लेके जब वो अपने अंतिम समय तक जाता है वहां तक विकास उसका चलता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वैसे ही जो है जलवायु परिवर्तन भी एक सतत प्रक्रिया है। इसको सीधा बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में छाप लेना भाई, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखो भाई, भारत में जलवायु परिवर्तन। अब देखो भारत में भी आर्द्र व शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु कैसी थी, आर्द्र व शीतल थी। देखिए पुरातत्व खोज यदि बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो है लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ईसा से जो 8000 वर्ष पूर्व है, राजस्थान में जहां आप मरुस्थल देख रहे हो वहां पर क्या थी, आर्द्रता थी और शीतल जलवायु विद्यमान थी। तो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो कि परिवर्तन तो हुआ है। 8000 वर्ष पूर्व क्या था, राजस्थान में आर्द्र व शीतल जलवायु का माहौल था। कब, ईसा के 8000 वर्ष पूर्व। 3000 से 1700 ईसा पूर्व अधिक वर्षा यहाँ पर थी, विद्यमान थी। और हड़प्पा संस्कृति क्या था, संस्कृति का एक मूल केंद्र हुआ करता था इस समय। 1700 ईसा पूर्व से शुष्क दशाएं गैन होना आरंभ हो गई। मतलब 1700 ईसा पूर्व की स्थिति की यदि बात करें तो यहाँ से वर्तमान जो जलवायु परिवर्तन है, जो वर्तमान दशाएं है, वो आपको देखने को मिली। ये जो फैक्ट लेके आया वो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो इनको छाप लेना भाई, पूछ सकते हैं आपको। तो शुरुआत में देखो बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज रहता है कि सर इनमें डीपली आएगा क्या। तो डीपली जिस किसी भी टॉपिक से यदि कोई और फैक्ट बचता है एनसीईआरटी के अलावा, चाहे आरबीएसई बोर्ड का हो, चाहे और थोड़ा गहरा हो, तो मेरे पास नोट्स है। मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज डालूंगा ना, उसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दूंगा। तो निश्चिंत रहे, इनकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी सभी की साथ में। भूवैज्ञानिक काल में जलवायु। अब देखो प्राचीन काल, लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पूर्व भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी क्या थी, गर्म थी। ये क्या है, टाइम स्केल चलती है। जैसे आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पढ़ते हो, वैसे ही ज्योग्राफी में एक टाइम स्केल चलती है। तो उसके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, आपको डीपली नहीं जाना है कि कौन कौन से युग है, कौन कौन से महाकल्प है, ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी कैसी थी, गर्म थी, एक आग के गोले के समान थी, गर्म थी। उसके बाद क्या हुआ, प्लीस्टोसीन युगांतर, वैसे आग का गोला भी नहीं कह सकते लेकिन अच्छी खासी गर्म थी पृथ्वी। प्लीस्टोसीन युगांतर की बात करें तो इस दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही। तो देखिए प्लीस्टोसीन काल का जो हिमयुग है, तो 4 हिमयुग इस दौरान घटे थे, वो आपको देखने हैं भाई। तो 4 जो हिमयुग थे, GMRW, इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, गुंज, मिंडल, रिश और उर्म। ये यूरोप के अंतर्गत इनकी जो है ये शब्दावली काम में ली गई है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो है गुंज, मिंडल, रिसवर्म। और अमेरिका में बात करें तो इसको नेब्रांस्कन, कंसेंस, इलिनॉइन और विस्कोसिन, ये 4 नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्लीस्टोसिन जो हिमयुग है, 4 हिमयुग है, ये यूरोप और अमेरिका के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अंतिम हिमयुग की बात करें तो अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व आपको देखने को मिला था। वर्तमान अंतर हिमयुग की यदि बात करें तो वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभी आपको पूछ ले कि ज्योग्राफी टाइम स्केल के अनुसार कौन सा जो है युग आपको देखने को मिल रहा है, तो प्लीस्टोसीन होलोसीन चल रहा है। देखिए अभी क्या चल रहा है, होलोसीन चल रहा है। क्वाटरनरी युग का प्लीस्टोसीन गुजर गया। प्लीस्टोसीन क्या था, प्लीस्टोसीन के अंतर्गत ये क्या हुए थे, 4 हिमयुग हुए थे, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। इसके बाद आया होलोसीन। होलोसीन वर्तमान में चल रहा है, तो ध्यान रखना। अभिनव पूर्व काल में जलवायु। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, ये अपन ने देखा है शुरू से। पिछली शताब्दी के 90 दशक, मतलब कौन सी शताब्दी, 20वीं शताब्दी की बात हो रही है।
20वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 20वीं शताब्दी के 90 के दशक में जो चरम मौसमी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई थी। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया था। वो कौन सा दशक था? 1990 का दशक था, जब विश्व में अधिकतर जगह गर्म तापमान और विश्व में भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया था। मतलब उस समय भयंकर बाढ़ें देखने को मिलती थी और भयंकर तापमान भी देखने को मिला था। प्रमुख जलवायु परिवर्तन घटनाएं। 1930 का दशक, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के वृद्ध मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा था। तो आपको पूछ सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग धूल का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में जो 3 देश आते हैं, ऊपर आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए और उसके बाद आता है मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको। तो ये जो यूएसए है, इसका दक्षिणी पश्चिमी पार्ट, ये वाला पार्ट, कैलिफोर्निया के इधर के साइड वाला पार्ट, जिसे क्या कहते हैं? धूल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर भीषण सूखा पड़ा था। कब? 1930 के दशक में। तो पूछ सकते हैं कि भाई यूएसए में भयंकर सूखा कब पड़ा था? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखा है, तो 1930 में पड़ा था। अब उसके बाद जब हरित क्रांति की शुरुआत होती है, 1967 से शुरुआत मानी, 66 से शुरुआत मानी जाती है, तो आपको याद रखने के लिए 1967 से 77, ये जो है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश। सबसे पहले आपको पूछे कि साहेल प्रदेश कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहाँ पर है? एक तरफ कौन है? एक तरफ है सहारा मरुस्थल। कौन है? सहारा मरुस्थल है। और इधर क्या है? सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान। तो बीच में ये जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? साहेल प्रदेश कहते हैं। खासकर बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में ये पड़ता है। तो आपको पूछे कि साहेल प्रदेश कहाँ है, तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और सवाना घास के मध्य जो मिश्रण क्षेत्र है, उस मिश्रण क्षेत्र को क्या कहते हैं? साहेल प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर भी विनाशकारी सूखा पड़ा था। कब? 1967 से 77 के मध्य। 1990 का दशक, शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों का तापमान। अब एक आता है तापमान की, तो संसार का सबसे गर्म स्थान जो है, ये आपके किसको माना गया है? तो आप कई बार देखते हो कि जो है लीबिया का अल अजीजिया है। कौन? लीबिया का अल अजीजिया जो है संसार का सबसे गर्म क्षेत्र माना गया है। लेकिन बहुत सारे भूगोलवेता ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर सबसे गर्म स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं जो है ये बोलते हैं कि जिससे तापमान मापा गया था वो यंत्र खराब थे या कोई और अन्य कारण है, तो उसको नहीं माना गया है। तो फर्नेस क्रिक है भाई, फर्नेस क्रिक। फर्नेस क्रिक ये कहां पर है? डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। तो यहाँ पर 1913 में मापन किया गया था। तो ये संसार का सबसे गर्म स्थान माना गया है, फर्नेस क्रिक, डेथ वैली। यदि ये नहीं आए ऑप्शन में, लीबिया का अल अजीजिया आए, तो उसको भी राइट करना है। आगे देखिए यूरोप में जलवायु परिवर्तन। तो यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र और शीत व शुष्क युगों से गुजरा है। वर्तमान में यहाँ कैसी स्थिति देखने को मिलती है? अधिकतर शीत जो है जलवायु यहाँ पर देखने को मिल रही है। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तन जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। यूरोप में जलवायु परिवर्तन की बात करें तो 10वीं से 11वीं शताब्दी, यहाँ पर कैसी स्थिति थी? उष्ण थी और शुष्क, मतलब गर्मी, और वो भी कैसी? सूखी गर्मी। वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे। इस कारण जो वाइकिंग कबीले थे, वो इसके पास में एक संसार का सबसे बड़ा कौन सा है? द्वीप है। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। तो यूरोप से यहाँ जो वाइकिंग कबीले हैं आकर बस गए। 1550 से 1850, इन 300 सालों के पीरियड में यूरोप ने लघु हिमयुग का अनुभव किया था। कौन से? लघु छोटे छोटे हिमयुगों का अनुभव किया था। 1885 से 1940 का वर्ष जो भारत की दृष्टि से यदि बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट काल माना जाता है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1940 से 50 के बीच भारत स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त 1947। तो बहुत संघर्षपूर्ण ये टाइम पीरियड भारत के संदर्भ में माना जाता है। और इसी संदर्भ में यदि भूगोल की बात करें तो विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली थी। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी। किसमें घटी? यूरोप में। जलवायु परिवर्तन के कारण
अब देखिए जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण यदि वर्तमान में बात करें तो मनुष्य खुद है, अपन खुद है। क्योंकि जगह जगह आप देखते हो कि मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और इस खिलवाड़ के कारण ही पृथ्वी का रौद्र रूप आपको देखने को मिलता है, जलवायु में भयंकर परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर हर 4 से 5 6 साल बाद एक बार सूखा पड़ता था, लेकिन बेमौसम बारिश होती है, खूब सारी बारिश होती है। सर्दियों के महीने छोटे हो गए, गर्मियों के बड़े हो गए, मतलब गर्मियाँ अधिक पड़ने लग गई, सर्दियाँ कम टाइम पीरियड में पड़ने लग गई, लेकिन वो भी बहुत भयंकर पड़ती है। तो जलवायु में भयंकर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और उसका प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य खुद है। फिलहाल बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो खगोलीय कारण, सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सूर्यक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण बनते हैं। देखो ये मान लो कोई गोला है, तो इस पे इस तरीके से काले काले कलंक यदि नजर आते हैं, यदि ये सूर्य की स्थिति में अपन बात करें तो इन्हें कहते हैं सौर कलंक। जब ये सौर कलंक होते हैं तो फोटोन किरणें, जो सूर्य किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, सौर किरणें, वो कम निकलती है, आगे अपन देखेंगे। पार्थिव कारण, पृथ्वी पर होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी जो है जलवायु में परिवर्तन के कारण दिखाते हैं। अब देखो सौर कलंक और जलवायु, एक बार पानी पी लेता हूं मैं। सौर कलंक क्या है? देखो इस परिभाषा को, देखिए आज मेरे बहुत जरूरी काम था, लेकिन जब रूटीन बना हुआ है तो मेरा 101% ऐसी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लास एक भी दिन जो है मिस नहीं हो, बल्कि मेरा पूरा प्रयास है कि क्लास 1 से 2 करूं, 2 से 3 करूं एक एक दिन की, ताकि बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस कवर किया जा सके। इस कारण आपकी क्लास आज लेके आया हूं। तो देखो ये सूरज है भाई, सूर्य है, और ये पर थाने दिख रहा है इस तरीके का धब्बा, तो ये धब्बा का ही है, ये है सौर कलंक। तो सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहे। कभी जो है इन सौर कलंकों की संख्या बढ़ती है, कभी घटती है। प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम कैसा रहता है? ठंडा और आर्द्र रहता है। जब सौर कलंक ज्यादा होंगे तो मौसम क्या है? ठंडा और आर्द्र होगा, मतलब जो सौर विकिरण है उनका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, जब ठंडा मौसम होगा, आर्द्र मौसम होगा तो तूफान आएंगे। संख्या घटने से उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न हो जाती है। यदि आपके सवाल आए कि सौर कलंकों की संख्या बढ़ने से जो है कैसी स्थिति पैदा होती है, तो सौर कलंकों की संख्या बढ़ने से मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है। जब ये घटते हैं तो उष्ण और शुष्क दशाएं आपको देखने को मिलती है। यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मिलेंकोविच दोलन, ये क्या होता है भाई? ये सिद्धांत सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये क्या होता है भाई? ये कहता है कि पृथ्वी का जो कक्षीय लक्षण है उसके चक्र में बदलाव, पृथ्वी डगमगा रही तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन है, वो इस दोलन से आपको दिखाई देता है। मतलब कक्षीय परिवर्तन, पृथ्वी की डगमगाहट और अक्षीय झुकाव के बारे में जो आपको बताता है उसे क्या कहते हैं? मिलेकोविच दोलन। एनसीईआरटी में दे रखा है तो छाप लेना भाई। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव सीधा सीधा जलवायु पर देखने को मिलता है। ज्वालामुखी और जलवायु। अब देखो ज्वालामुखी क्रिया, सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया होती क्या है? मैंने शायद पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा है तो बहुत अच्छी तरीके से अपन कवर करेंगे। ये मान लो लावा है, सॉरी मैग्मा है, धरातल के नीचे क्या है? मैग्मा है। ये जब बाहर आता है तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। जब ये लावा बाहर आता है तो इसमें बहुत सारे पायरोक्लास्ट, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो ये बहुत सारे पायरोक्लास्ट जो है पृथ्वी के वायुमंडल में आपको बिखरते हुए नजर आते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल्स फेंक देते हैं। लटकते हुए कण, वायु में लटकते हुए कण जो होते हैं वो अधिकतर कहां से प्राप्त होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया से आपको देखने को मिलते हैं। तो एरोसोल्स का उत्सर्जन, ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में एरोसोल्स निकलते हैं। जो पदार्थ निकलता है उसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं?
पायरोक्लास्ट कहते हैं, उसमें लेपिली, राख, धूलकण, गैसें, बम, मटर के दाने के समान जो होते हैं कण, उन्हें बम कहते हैं। तो खूब सारी चीजें यहाँ से निकले। बम बड़ा आकार का होता है, लेपिली मटर के दाने के समान होता है। तो ये बहुत सारी चीजें निकलती है और वायुमंडल में छा जाती है। वायुमंडल में विद्यमान ये एरोसोल्स लंबे समय तक वायुमंडल में रहते हैं और इन्हें ही क्या कहते हैं, इन एरोसोल्स को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता ग्राही केंद्र कहा जाता है। अब देखिए, आर्द्रता ग्राही केंद्र किसे कहते हैं, इन्हीं एरोसोल्स को कहते हैं, इन्हीं धूलकणों को कहते हैं जो अपने समुद्र तल वाले भाग से वाष्पीकरण होता है। ये वाष्पीकरण ऊपर जाकर वापस जल की बिंदु में कब बनता है, जब इन एरोसोल्स के चारों तरफ आर्द्रता अपने आप को समाहित कर लेती है। फिर ये झुंड बनाते हैं, बादल बनता है, संघनन होता है, फिर बारिश होती है। तो ये क्रिया चलती रहती है। सौर्य विकिरणों में कमी, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर्य विकिरणों को कम कर देते हैं। अब देखो, ये जब एरोसोल्स वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे तो सौर विकिरण जो है सीधे पृथ्वी पर उस गति से या उस प्रकाश के साथ नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करेंगे। तो सौर विकिरणों में कमी ला देते हैं कौन? ज्वालामुखी के कण। हाल ही में हुए पिनाटोबा, ये कहाँ का है भाई? फिलीपींस का ज्वालामुखी है। कहाँ का है? फिलीपींस का ज्वालामुखी है। एल्सियोन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एल्सियोन ज्वालामुखी कहाँ का है? छाप लेना, याद कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ का है एल्सियोन ज्वालामुखी, है ना। तो हाल ही में पिनाटोबा, फिलीपींस, एल्सियानो ज्वालामुखी उद्भवन के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था, ये एनसीईआरटी मानती है। मानव उद्भवी कारण, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण भी क्या है, जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और वर्तमान सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानव उद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इससे भूमंडलीय उष्मन जो है हो सकता है। अभी कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था ये सवाल, भूमंडलीय उष्मन क्या है। तो देखिए, भूमंडल का तपन मतलब भयंकर गति से जो है अपनी पृथ्वी गर्म हो रही है। कारण क्या है? मानव है। सबसे बड़ा कारण क्या है वर्तमान में? मानव नजर आ रहा है। भूमंडलीय उष्मन, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। अब देखो, कोई ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे ग्रीन हाउस क्या होता है सर, बहुत बार नाम सुना है, ग्रीन हाउस होता क्या है? अरे कुछ नहीं होता। देखो, आप मान लो कहीं धूप में आपने कार खड़ी करी है, कार खड़ी करी है और उसके कांच एकदम आपने बंद कर दिए, 1 घंटे धूप में खड़ी रहने देना, फिर अचानक आप जाना कार में बैठना, और फिर जो माहौल अंदर का होता है ना, वही ग्रीन हाउस जो है प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से जो है दर्शा देगा, प्रैक्टिकली आपको दिखा देगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से पृथ्वी का गर्म होना ही क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरणों का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतर दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। सिंपल सी बात है, सौर विकिरणों के लिए जो वायुमंडल है पारदर्शी है और पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। तो वो पार्थिव विकिरण क्या है? इस वायुमंडल, इस पृथ्वी के वायुमंडल को क्या है, और अधिक गर्म कर देता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। मतलब वो ग्रीन हाउस गैसें होती है जो इन पार्थिव विकिरणों को रोके रखती है। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये सौर विकिरण है, ये वापिस पार्थिव विकिरण, देखो ऊपर नहीं जा रही है, इधर उधर फैल रही है। मतलब क्या है? इस वायुमंडल को गर्म करने का कार्य कर रही है। ग्रीन हाउस का उदाहरण, ग्रीन हाउस इमारत। देखो, ग्रीन हाउस शब्द का साम्य अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। अरे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ग्रीन हाउस जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सब्जियां करूंगा वगैरह वगैरह। तो जो है ठंडे इलाकों में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक पूरे पृथ्वी पर वैसे ही हालात बन गए हैं। तो ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरणों की लगी तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरणों की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। ठीक वही है, वही उदाहरण दिया गया है जो मैंने आपका कार का बताया था। जो ग्लास होते हैं कार के, वो सौर विकिरणों के लिए क्या है?
पारदर्शी है। लेकिन जो अंदर पार्थिव विकिरण है उसके अंदर समा गई है, उनके लिए पारदर्शी है, अंदर से माहौल गर्म कर देती है। बहुत बार जो है अखबारों में से खबर आती है कि छोटे बच्चे को तेज धूप में गाड़ी के अंदर पैक करके कोई दंपति बाहर गया, 2 घंटे बाद उन्होंने चेक किया तो अंदर दम घुट के बच्चा खत्म हो गया। कैसे? तो माहौल ही ऐसा बन जाता है भाई। कैसा? ग्रीन हाउस का। दैनिक जीवन में जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार आई गया यहाँ पर बस में प्रवेश करते तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्म अनुभव करते हैं। जाड़ों में बंद दरवाजों और खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। तो ये अच्छा उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की यदि बात करें तो सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अधिक सांद्रण वाली ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद कौन सी है? CFC। पहले अपने फ्रिजों में CFC भरी जाती थी, वर्तमान में ये नहीं भरी जाती थी, नहीं भरी जाती है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, ऐसा माना जाता है कि ओजोन के जो है लाखों अणु को, 3 लाख अणु को खत्म करता है भाई, है ना। तो अत्यधिक प्रभावी जो है ग्रीन हाउस गैस कौन सी मानी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसाने वाली गैस है वो भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन है। तो देखो भाई, मीथेन शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, मीथेन। दीर्घकालीन प्रभाव वाली गैस कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ओजोन, जो कि वायुमंडल में कितनी है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 40.06% कितनी है इसकी मात्रा है वायुमंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। कौन सी? नाइट्रोजन। बहुत अच्छी तरीके से मैंने शुरू में बता रखा है, फिर भी देख लो। उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद आर्गन है। उसके बाद कौन सी है? CO2 है। तो इस तरीके से ये जो है आपके वायुमंडल में देखने को मिलती है। तो निम्न समताप मंडल में प्रभावी है। ओजोन जो है समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के मध्य आपको देखने को मिलती है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। गैस के सांद्रण में वृद्धि का परिणाम क्या निकलता है? वो है वायुमंडल में इसके जीवन की काल अवधि क्या है, तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग की जो लंबाई है वो कितनी है। ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। CO2 की बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण वाली है, सबसे अधिक सांद्रण वाली ये गैस मानी जाती है। इसका जो है उत्सर्जन मुख्य से जीवाश्मी ईंधनों जैसे तेल, गैस, कोयला, इनके जलाने से उत्पन्न होता है। तभी तो बोलते हैं ना कि भाई इनको कम जलाओ ताकि वायुमंडल शुद्ध रहे। वन को क्या कहते हैं? कार्बन का कुंड कहा जाता है। महासागर भी कार्बन कुंड कहलाते हैं। वनों की कटाई भी इसका मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन दहन भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य कारक माने जाते हैं। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सभी को पता है। अतः भूमि उपयोगों में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा को बढ़ाती है। CO2 की वृद्धि दर की बात करें, देखो भाई 20 से 50 समंजन अवधि वर्ष है। 20 से 50 वर्ष जो है समंजन अवधि के माने गए। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से समंजित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। आपके NCERT में ये फैक्ट दे रखा है। NCERT का कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहे भाई। यहाँ पर 0.5% वार्षिक वृद्धि दर है किसकी? CO2 की। ये 0.5% वार्षिक दर की स्पीड से बढ़ रही है। 2x जलवायु मॉडल CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगुना करके परिवर्तनों का आंकलन किया जाता है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें CFC जो है ये अपन ने देख ही लिया। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है 20 से 35 किलोमीटर के मध्य। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में जो है गहरा छिद्र देखने को मिलता है, जिससे क्या है ऊपर से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो सीधी प्रवेश कर रही है, अंटार्कटिका के बर्फ को पिघला रही है। वो बर्फ पिघल के समुद्र में आ रही है, जिससे जो तटीय इलाके हैं उनके डूबने के आसार लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ पैराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है, इससे पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। यदि ये पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर आती है तो त्वचा कैंसर के भी बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती है भाई। ओजोन का सबसे अधिक हास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। बहुत बड़ा छिद्र जो है यहाँ पर देखने को मिला है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हास ओजोन छिद्र कहलाता है।
ये छिद्र पराबैंगनी किरणों को सौरमंडल से गुजरने देता है और यहाँ से गुजरकर पृथ्वी पर पहुंचता है। ये पराबैंगनी किरणें जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत घातक मानी जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे पहले क्योटो की बात करें तो क्योटो कहाँ है? जापान में है। ये प्रोटोकॉल क्या था? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था क्योटो प्रोटोकॉल। पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। पृथ्वी सम्मेलन नहीं था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जो जापान के क्योटो शहर में हुआ। इसकी उद्घोषणा कब? 1997 में। प्रभावी कब हुआ? 2005 से हुआ। 141 देशों ने इसका अनुमोदन किया था। लक्ष्य क्या रखा गया कि 35 औद्योगिक राष्ट्रों को 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लानी है। ये इसका लक्ष्य रखा गया था। मतलब 35 औद्योगिक राष्ट्रों को 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी, जो शायद सफल नहीं हुआ। भूमंडलीय उष्णन के संभावित प्रभाव। पानी पी लेते हैं भाई। ये देखिए कुछ जो यूनिट है ये फैक्ट वाले है भाई, है ना, फैक्ट वाले है। इसमें जो चीजें समझानी होती है वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, और इनको बहुत ज्यादा डीपली अपन पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपली एक एक छोटे छोटे यूनिट में अपन घंटों लगा सकते हैं, लेकिन उतना डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा। पिछला पेपर उठा के देखना। तो मेरा जो है प्रयास रहता है कि कम समय में अधिक मैटर आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तभी तो ये पीपीटी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसे लिख लिख के पढ़ा सकता हूँ। लेकिन लिख लिख में यदि एक यूनिट कवर करेंगे तो अपने को 4 से 6 दिन लगेंगे, बल्कि 4 से 6 घंटे की बजाय अपन 1 से 2 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों का कोर्स भी यहाँ पर हो जाएगा। भूमंडलीय उष्णन के संभावित प्रभाव की बात करें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। सीधी सी बात है। एक बार भूमंडलीय उष्णन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होता है। भूमंडलीय उष्णन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता, तथापि भूमंडलीय उष्णन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इस स्लाइड का सार यह है कि भूमंडलीय उष्णन यदि एक बार शुरू हो जाता तो फिर उसको रोकना असंभव है, और ये मानव जीवन के लिए क्या है? कुप्रभावित करने वाला है, घातक माना गया है। भूमंडलीय उष्णन के परिणाम क्या होता है भाई? भूमंडलीय उष्णन मतलब इस भूमंडल का तपन, इसके तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा? हिम टोपियों व हिम नदियों का पिघलना। हिम पिघलेगा तो सबसे बड़ी समस्या जो तटीय इलाकों में बसे हुए लोग हैं उनके डूबने के रहेंगे सबसे ज्यादा आसार। समुद्री जल का स्तर ऊंचा उठना, जब ये बर्फ पिघलेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या है? इसका स्तर ऊंचा होगा, और ये ऊंचा होगा तो तटीय क्षेत्रीय और द्वीपों का क्या है? आप्लावित होना, मतलब ये जल में मग्न हो जाएंगे, और इससे क्या होगी? इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। सामाजिक क्या? जन धन की हानि होगी। अब देखो हिम टोपियों हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर, समुद्र का उष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्रों के विस्तृत भागों और द्वीपों को जलमग्न कर देगा। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। भूमंडलीय उष्णन वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज भूमंडलीय उष्णन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है, और देखते हैं दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। देखो भाई 20वीं शताब्दी में तापमान वृद्धि, ये फैक्ट पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में है और सिलेबस में एनसीईआरटी दे रखी है। तो ये फैक्ट ऐसे नहीं कि इतना कोई पुराना थोड़ी पूछते हैं, तो एनसीईआरटी का है भाई, याद रखना। पृथ्वी के धरातल के निकट का वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस है भाई। वार्षिक के तापमान लगभग कितना है? 14 डिग्री। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। कब? देखो 0.4 डिग्री 1901 से लेकर 44 पहली अवधि में तापमान वृद्धि कितनी होती है? 0.4 डिग्री। दूसरी अवधि में तापमान वृद्धि कितनी होती है? 0.4 डिग्री 77 से 99 के मध्य। ये भी कोई ज्यादा नहीं है, एक जैसी है, जैसी यहाँ पर थी वैसे यहाँ पर। लेकिन कुल वृद्धि 20वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी की तुलना में जो है कितनी हुई भाई? 0.6 डिग्री। 0.6 डिग्री बहुत होता है, बहुत होता है। ये जो पॉइंट में फर्क है ना,
0.2 का फर्क है, ये बहुत है, तो ये चिंता का विषय है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था भाई। रिकॉर्ड तापमान की बात करें तो 1856 से लेकर 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशकों में दर्ज किया गया था। सन 1998 में संवत ने केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था भाई। शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष कौन सा? 1998। इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे गर्म वर्ष माना गया है। यह आंकड़ा भूमंडलीय उष्मन की गंभीरता को दर्शाता है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तो 1998 का जो वर्ष है वो सबसे गर्म माना गया है। जो अभी तक पढ़ा है पिछली 2 क्लासों में उसका सार देख लीजिएगा। प्रमुख जलवायु वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था कोपेन का। कोपेन ने किसका प्रयोग किया? अनुभविक पद्धति का प्रयोग किया था, और यही सवाल जो है कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी पूछा गया है। अनुभविक पद्धति काम में ली थी कोपेन ने कितनी? मुख्य तौर पे 5 बताई थी, और छठा भी अपन लेते हैं तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो कोपेन की पद्धति सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जो तापमान और वर्षण पर आधारित है। और इन्होंने जैसे जैसे जो है जलवायु के अकॉर्डिंग किसको माना? वनस्पति को माना, या वनस्पति के अकॉर्डिंग जलवायु को माना। 5 प्रमुख जलवायु समूह इसने बताए। ए फॉर उष्णकटिबंधीय, बी फॉर शुष्क वाला क्षेत्र, एकमात्र जो है अंग्रेजी का बी जो है शुष्कता को दर्शाता है। सी फॉर मध्य अक्षांशीय या कोशन शीतोष्ण, डी फॉर शीत हिमवन, ई फॉर ध्रुवीय, है ना। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ये एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया जो हमेशा से होती आ रही है। 31 वर्ष या उससे अधिक की दीर्घकालीन घटनाएं जलवायु कहलाती है। भूमंडलीय उष्मन की बात करें तो ग्रीन हाउस के बढ़ते सांद्रण से वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में जो है ये समझौता है, इस उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ था। फिलहाल गोलगुरु एकेडमी से जुड़ जाइए, पूरी लैब असिस्टेंट तथा अन्य भर्तियों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लैब असिस्टेंट सामान्य विज्ञान जो साइंस लैब असिस्टेंट है उसके लिए भी मैडम सुनीता मैडम अति शीघ्र आप लोगों के लिए क्लासे लेके आएंगे, तो जुड़े रहे भाई। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना टेस्ट सीरीज के लिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।